Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 3rd of September and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. जैसा कि आपको हम कल बताए थे कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और मिड नवंबर में एग्ज़ाम होने का चांसेस था, तो कल बीपीएससी के द्वारा कंफर्म किया गया कि 17 नवंबर को आपका पेपर होना है। अभी ये क्या है, ये एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन आप इसको कंफर्म मान के ही चलिए। आपको अभी तक हम बता दें कि 800 से प्लस वैकेंसीज बीपीएससी के पास आ गई है, लेकिन चांसेस क्या है, बोला ऐसा जा रहा है कि 1200 प्लस वैकेंसीज आएंगी। सो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, सबसे पहले हम आज का जो हेडलाइन है वो देखेंगे। हेडलाइन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन किया है। क्या क्वेश्चन किया है? ही क्वेश्चन अबाउट बुलडोजर जस्टिस, कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है ना, कि अगर कोई एक्यूज है तो उसका घर तोड़ देंगे, उस पर वो क्वेश्चन किया है। और क्या बोला है कि बी ले डाउन पैन इंडिया नॉर्म्स फॉर ड्यू प्रोसेस, कि अगर ऐसा होता रहा तो हम एक पैन इंडिया लॉ ले डाउन करेंगे फॉर द ड्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ का जो बुलडोजर जस्टिस है वो क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि ये किसको ये वायलेट करता है? रूल ऑफ लॉ को। आपको पता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो इसका 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है? आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और तीसरा हमारा क्या हो गया? लीगल स्पिरिट। और ये क्या हो गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें, इट इज रिटन इन आर्टिकल 14 एंड इट सेज व्हाट? इट सेज कि इक्वल, everyone equal before law and equal protection of law. And if we talk about arbitrariness, then it talks about article 21. Article 21 in our constitution say what? It says the procedure established by law and due process of law, right? What is आर्टिकल 24 says what? आर्टिकल 25 क्या कहता है कि जो प्रोसीजर है वो लॉ के हिसाब से ही बनेगा, है ना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब फर्दर इसी को इंटरप्रेट करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। तो इसी की बात करके हमारे सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस हैं, ही सेड कि अगर बुलडोजर जस्टिस हुआ तो पैन इंडिया नॉर्म्स हम बना देंगे, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए बात की थी? बात कर रहे थे जहांगीरपुरी केस के हियरिंग में। और उन्होंने क्या बोला कि कंसर्न ओवर बुलडोजर्स बीइंग यूज्ड टू डिमोलिश द हाउसेस ऑफ पीपल एक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम्स इन द सम स्टेट्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड मंडे सेड इट वुड बी लेड ऑन पैन इंडिया गाइडलाइंस ऑन द इशू। इस इशू के लिए पैन इंडिया एक गाइडलाइन ला देंगे। अब देखेंगे कि क्या ये क्यों आया बुलडोजर जस्टिस। तो यहाँ पे देखेंगे कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो हेल्प यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्ड ए पॉलिटिकल ब्रांड, है ना। सब अपना रोटी सेकने के लिए इसको यूज करने लगे। बाद में बताया गया कि दिल्ली से रतलाम तक जो है इस तरीके का वो रेज किया गया। पहले यूपी में, फिर आसाम में, फिर हरियाणा में बुलडोजर जस्टिस, फिर राजस्थान में, ये सब हो गया, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। दूसरा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखेंगे यहाँ, दिस इज द पिक्चर ऑफ द विक्ट्री। ये जीत की पिक्चर है। आपको पता होगा नीतीश कुमार जो हैं वो क्या गोल्ड जीते हैं, किस चीज़ में? बैडमिंटन में, सिंगल्स में बैडमिंटन में उन्होंने गोल्ड जीता है। आपको हम बता दें कि जो नीतीश कुमार थे वो पहले से ये हैंडीकैप नहीं थे। इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका एक पैर चला गया। हिज फर्स्ट लव वाज फुटबॉल एंड ही इज़ IIT मंडी ग्रेजुएट। IIT मंडी में ही ये बैडमिंटन खेलना शुरू किए और फिर आज देखिए कि उन्होंने गोल्ड जीत लिया पैरा ओलंपिक्स में। आपको हम आगे पैरा ओलंपिक्स का सारा डिटेल बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके द्वारा एक्यूज लगाया गया है, एक्यूजिशन लगाया गया किस पे? सेबी चेयरपर्सन मधावी भूज पे, कि उन्होंने प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है कि उन्होंने ICICI बैंक से भी सैलरी लिया गया था जबकि वो एक गवर्नमेंट पोजीशन हेल्ड कर रहे थे। उसके बाद भी बाकी स्वाति मालीवाल ने जिन पे असॉल्ट का केस लगाया था उनको बेल दे दिया गया है। उनका नाम था वैभव कुमार, है ना। बोला जाता है कि बहुत क्लोज हैं केजरीवाल के। बाकी ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ये न्यूज़ देखने के बाद आप एकदम मन खुश हो जाएगा। 2-3 बार आप पढ़िएगा, है ना, कि हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटैलिटी, है ना, F&B, फूड एंड बेवरेजेस टू सीमेंट, मेगा इंडस्ट्री प्लेयर्स हेड टू बिहार। जी हाँ, बिहार में आ रहे हैं, है ना। बिहार में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम बदल रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, जस्ट डिटेल में कवर करेंगे। इस पर हम आपके लिए डिटेल में एक नोट्स भी बना के लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आइए हम अपने अगले आर्टिकल पे चलते हैं और डिटेल करते हैं। डिटेल में क्या है? पहला आर्टिकल क्या है कि फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटैलिटी, फ्रॉम F&B टू सीमेंट इंडस्ट्री, मेगा इंडस्ट्री प्लेयर हेड टू बिहार। क्यों बिहार आ रही है भाई, है ना। हम लोग को तो सबसे बड़े माइग्रेट स्टेट में आते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं वो नौकरी की खोज में, आप कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और उधर
ईस्ट से लेकर वेस्ट कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, सब जगह बिहारी मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, हमको तो लगता है कभी चांद पे भी जाइएगा ना तो एक आगो बिहारी जरूर मिल जाएगा कि भैया यहाँ आए थे चाय का टपरी के लिए। ठीक है, तो उसका इमेज जो है वो बदल रहा है और यहाँ हॉस्पिटल से लेकर बड़ी बड़ी हॉस्पिटैलिटी, ताज जैसी, टाटा ग्रुप की जो ताज है वो उसके जैसी 5 स्टार होटल्स जो है वो पटना में खुल चुका है। और F&B फूड एंड बेवरेज कंपनी की बात करें तो वो भी आ चुकी है। तो अगर हम बात करें तो मेजर जो FMCG, मेजर ब्रिटानिया एंड पेप्सी को जो कंपनी है, FMCG क्या होता है? FMCG होता है फूड, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है, जो मेजर कंपनी है ब्रिटानिया, पेप्सिको या फिर टाटा ग्रुप की जो ताज होटल्स हैं से लेके हेल्थ जाइंट मेदांता जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या हैं? मेकिंग ए बी लाइन फॉर अ बिहार। व्हाट इज मेकिंग ए बी लाइन? मेकिंग ए बी लाइन इज अ इडम्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि एक किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी से किसी चीज़ को ले लेना, है ना। जैसे आप कोई खाना आपको बहुत पसंद है, सो यू आर मेकिंग ए बी लाइन, आपको जल्दी से खा लिए, है ना। तो ये सब जो कंपनीज है वो जल्दी से बिहार आ जा रही है। और अनटिल ए फ्यू ईयर्स अगो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपना इमेज को शेड करने में, अच्छे करने में, है ना। तो बात करें कि कितना मिला है भैया, तो बोला गया है कि अभी तक 12,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट 2022 से 2024 तक हो चुका है, सिग्निफिकेंटली हायर दैन 2,500 करोड़ रिसीव्ड बिटवीन 16 to 22। अगर हम 2016 से 2022 की बात करें तो हमको कितना मिला था? हम लोगों को मिला था इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,500 करोड़। बट 2022 से 2024 तक जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा आप देखिए 2,500 करोड़ से 12,000 करोड़, है ना। मतलब 8 गुना 10 गुना हो गया। ठीक है, जस्ट लास्ट मंथ बिहार चीफ मिनिस्टर हमारे जो नीतीश जी हैं, उन्होंने 1,600 करोड़ का यूनिट का अंबुजा सीमेंट का, आपको पता है अंबुजा सीमेंट के द्वारा ही जो मॉल बनाया गया पटना में जो ये सिटी सेंटर है ना, हाँ सिटी सेंटर जो मॉल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अंबुजा ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया है। और उसी में टाटा ग्रुप का जो है वो ताज होटल भी खुला है। और ताज होटल जो है वो 124 रूम का है ना, उसमें 124 रूम्स हैं। ताज सिटी सेंटर वर्थ 500 करोड़ जो लास्ट ईयर शुरू किया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वही अंबुजा ग्रुप जो है वो अपना ये ग्राइंडिंग यूनिट कहाँ खुला है? उसका फाउंडेशन स्टोन नीतीश जी ने जल्दी से अभी हाल ही में रखा था। और बिहार के बारे में बोला जा रहा है कि अंबुजा सीमेंट के द्वारा अडानी ग्रुप जो कि क्या है उसका सब्सिडरी कंपनी है, नवादा में भी नवादा में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है ग्राइंडिंग यूनिट का। नवादा में क्यों रखा है? आप जब ज्योग्राफी बिहार ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सीमेंट कंपनी है वो साउथ बिहार में ही ज़्यादा क्यों लगेंगी, है ना। नवादा में ही क्यों लगाया गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बिहार हैज इमर्ज्ड एन आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये कौन बोले हैं? ये बोला गया है जो अंबुजा सीमेंट के उनके ऑफिशियल के द्वारा। अब हम देखेंगे कि यहाँ किस किस चीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो टेक्सटाइल है, लेदर है ना, फूड प्रोसेसिंग है और सीमेंट इंडस्ट्री। ये 4 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप कहीं भी बिहार की जब भी ग्रोथ की बात आएगी, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आएगी, तो यू कैन कोट कि इन बिहार टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग इन अ वेरी फास्ट मैनर। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 से 2024 तक में मिला है, 2 साल में ही, इन जस्ट 2 ईयर्स। और 2016 से लेकर 2022 में हम लोग को बस 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला था। अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू डेटा, किसके डेटा के हिसाब से? बीएडा, BIADA। व्हाट इज बीएडा? बीएडा इज बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बीएडा के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी टू प्रोक्योर एंड लीज गवर्नमेंट लैंड टू इन्वेस्टर्स सम 7,592.39 acre of land has been leased out in the least 2 years as opposed to about 1,550 acre between 16 and 2022, है ना। तो बीएडा के द्वारा 7,592.39 एकड़ जो लैंड है वो लीज पे दिया गया है, जबकि 2016 से 2022 की बात करें तो मात्र 1,550 एकड़ लैंड को लीज किया गया था 2 साल में। डेटा और क्या शो करता है? कि स्पाइक इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मीट द एजेंसी हैड ओनली, एजेंसी के पास जो बीएडा है, आपको पता है बीएडा है और एक रेरा है। जो रेरा होता है वो क्या करता है? रेसिडेंशियल एरिया का लैंड के बारे में देखता है, और जो बीएडा है वो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में देखता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे एक ये एरिया ऑफ लैंड है तो कुछ एरिया में वो बोलती है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया बना देती है, बाकी जो कुछ एरिया होता है उसको रेसिडेंशियल एरिया बनाती है। तो बीएडा के पास बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट एरिया बचा हुआ है वो 1,861.03 एकड़ ऑफ लैंड ही बचा हुआ है, जो क्या करेगा? लैंड बैंक जो है एक क्रिएट किया जाएगा और उसमें और भी जो कंपनीज आएंगी उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए बिहार इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है उनका नीतीश मिश्रा,
कौन है? बिहार इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कहीं पूछा जा सकता है या फिर आप मेंस में कहीं कोट कर सकते हैं, है ना, कि अकॉर्डिंग टू बिहार इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मिस्टर नीतीश मिश्रा, उनके द्वारा क्या बोला गया कि विद सर्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मोस्टली इन टेक्सटाइल, लेदर, सीमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, स्टेट कैबिनेट हैज प्रीवियसली ऑर्डर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो डीएम होते हैं, जो आप कल एसडीएम बनेंगे, उनके द्वारा टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट इन 31st डिस्ट्रिक्ट, 31 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए ऑलरेडी गॉट इंडस्ट्रियल, है ना, एरियाज बट नो लैंड लेफ्ट। अब जमीन नहीं बचा है इंडस्ट्री के लिए। उसका क्या बोला गया कि जो 7 डिस्ट्रिक्ट है उसमें बनाया गया, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा एंड बांका। बेकार में आप लोग सब नालंदा को बदनाम करते हैं कि नीतीश जी नालंदा से हैं, तो नालंदा में ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। अब देखिए ये 7 डिस्ट्रिक्ट में कहीं नालंदा दिख रहा है आपको? ये क्या है? अरवल है, जमुई है, कैमूर है, सारण है, शिवहर है, शेखपुरा एंड बांका है। और क्या बोला गया है कि 2 डिस्ट्रिक्ट को क्या बनाया जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कौन सा है? वेस्ट चंपारण, और दूसरा क्या है? बक्सर। अगर हम वेस्ट चंपारण की बात करें तो कौन सा जगह है? कुमारबाग। प्रीलिम्स के लिए सब छोटा छोटा जगह बहुत जरूरी हो जाता है, पूछ देगा सीधा का सीधा। तो कुमारबाग और नवानगर, है ना, नवानगर कहाँ है? बक्सर में। ये दोनों जगह को मार्क किया गया है किस चीज के लिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए इन द स्टेट। दीज साइट्स आर पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, हमारी बिहार गवर्नमेंट फटाफट उसमें काम करना शुरू कर देगी। ठीक है। अगर हम बात करें बिसाइड्स अंबुजा सीमेंट विच इज सेटिंग अ प्लांट इन नवादा, मुजफ्फरपुर, और उसके अलावा जो अल्ट्राटेक है वो कहाँ लगा रही है? भागलपुर और खगड़िया में। स्टार सीमेंट जो है वो कहाँ लगा रही है? बेगूसराय और पटना में। जेके सीमेंट कहाँ लगा रही है? मधुबनी में। जेके लक्ष्मी थी जो मधुबनी में, और जेके सीमेंट है बक्सर में। श्री सीमेंट मधुबनी में और बेगूसराय में, जो क्या किया है? अनाउंस किया है कि हम लोग अपना सीमेंट प्लांट लगाएंगे वहाँ। ठीक है। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, आपको पहले भी बताया कि टाटा ग्रुप के द्वारा जो होटल का जो चेन है उसका नाम क्या है? ताज सिटी सेंटर, जो पटना के सिटी सेंटर मॉल के पीछे है। उसमें 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 120 रूम के बनाया गया है, जो बिहार का पहला 5 स्टार होटल बनता है। और दूसरा जो पेप्सिको है उसके द्वारा भी बोला गया है कि 500 करोड़ का प्लांट लगाएगी कहाँ? बेगूसराय में, और दूसरा प्लांट लगाएगी कहाँ? बक्सर में। तो पेप्सिको के द्वारा कहाँ लगाया जाएगा? बेगूसराय और बक्सर में। याद रखिएगा B&B, बेगूसराय एंड बक्सर पेप्सिको, है ना। ताज ग्रुप के द्वारा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से ताज सिटी सेंटर, बिहार फर्स्ट 5 स्टार होटल। ठीक है। उसके बाद ये जो सीमेंट सारी कंपनीज थी, कि आपको ये ध्यान में रखना कि अंबुजा जो ग्राइंडिंग का जो सेटअप लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? नवादा में। ठीक है। और बाकी ये जो अभी कंपनीज हैं अंबुजा सीमेंट के अलावा, जो जैसे अल्ट्राटेक है वो भागलपुर खगड़िया में लगाएगी, स्टार सीमेंट बेगूसराय पटना में लगाएगी, जेके लक्ष्मी जो है वो मधुबनी में, जेके सीमेंट बक्सर में, श्री सीमेंट मधुबनी में और बेगूसराय में। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगर बात करें फूड प्रोसेसिंग में, तो आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग में वी हैव दादी जी फार्म टेक एंड SPPJ फूड कमिंग टू वैशाली एंड प्रमोद लड्डू। तो आप सब जानते होंगे गया वाले जो प्रमोद लड्डू, और वो क्या गया का जो फेमस तिलकुट और क्या है वो अनरसा, राइट। तो जो उनका जो प्रमोद कन्फेक्शनरी एंड फूड प्रोडक्ट्स है, जो अभी आप देखते होंगे पटना में बहुत जगह खुल गया है। हरीलाल जैसी जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, हरीलाल हो गया, पन्ना लाल हो गया, और बात करें प्रमोद का हो गया, प्रमोद लड्डू। तो इन लोग के द्वारा बोला गया है कि दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन बिहार। बोला जा रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ 40 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विदाउट 10,798 करोड़ का वेरियस स्टेज ऑफ अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है। 19 ऑफ देम हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड लैंड, उनको लैंड दे दिया गया है, और अदर केसेस लैंड इज बीइंग आइडेंटिफाई, और बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर इन्वेस्टमेंट जो स्टेट में हुआ है, वो हुआ है जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल, जो कंकड़बाग पटना में है। आपको पता है 2021 में सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और ये 800 करोड़ के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया है। 7 एकड़ ऑफ लैंड एंड ऑपरेट्स एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। ये किस चीज पे काम करती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल पे काम करती है। 2021 में इसका इनॉग्रेशन सीएम नीतीश जी के द्वारा किया गया था, और 800 करोड़ रुपया लगा के इसको बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की, तो अभी 330 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको प्लान किया जा रहा है कि एक्सटेंड करके 330 से कितना बना देंगे हम? 600 बना देंगे। अगर हम बात करें इसके जो किन के द्वारा ये बताया गया, मेडिकल डायरेक्टर जो है डॉक्टर रविशंकर सिंह के द्वारा, कि BC ओवर 1000 पेशेंट्स इन OPD एवरी ईयर। वो बोल रहे हैं कि हम रोज OPD में 1000 से ज्यादा पेशेंट को देखते हैं। दिस इज परहैप्स द ओनली हेल्थ सेक्टर इंटरप्राइज इन द PPP मॉडल दैट इज बीन वेरी सक्सेसफुल इन द स्टेट। बोला जा रहा है कि इकलौता ऐसा जो है हेल्थ सेक्टर में जो PPP मॉडल पे चल रहा है और बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि खुर्शीद अहमद हैं जो क्या लीड करते हैं? मैं हूं बिहार इनिशिएटिव, मैं हूं बिहार इनिशिएटिव, जो क्या करते हैं?
रन करते हैं, लीड करते हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया, मैं हूं बिहार क्या है, एन इनिशिएटिव दैट एम्स एट होल्डिंग डायलॉग्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। जो क्या करता है कि हेल्थ में, एजुकेशन में, आर्ट कल्चर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, है ना, डायलॉग्स करते हैं, बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। और उसका इनिशिएटिव का नाम क्या है, मैं हूं बिहार। तो आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मैं हूं बिहार इनिशिएटिव। सो इट्स ए इनिशिएटिव दैट एम्स टू होल्डिंग डायलॉग्स एंड सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर इन ऑर्डर टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट, राइट। उनके द्वारा क्या बोला गया कि जो स्टेट है वो क्या है, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर। इन लास्ट 5 ईयर में बोला गया है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया है। आपका एक रीजन देखेंगे ना, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, अभी एक आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है वो पीएमसीएच बनने जा रहा है, इनफैक्ट पूरे इंडिया का बनने जा रहा है, पूरे एशिया का बनने जा रहा है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर से जब बात करेंगे तो एक मेरे पहचान के डॉक्टर, उनसे जब मैं बात करा था तो वो उन्होंने कहा कि हम बोले कि अब तो यहाँ बहुत सुविधा हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कि भाई यहाँ बिल्डिंग खड़ा कर देने से ना दिक्कत खत्म नहीं हो जाएगा, हम लोग को ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना जो वीआईपी कल्चर है ना वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। अभी भी आप जो देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट इतना सारा जो आया है, जिसको पढ़ने में हमको इतना खुशी मिल रहा है, आप लोग को भी सुनने में खुशी मिल रहा होगा, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बदल रहे हैं ना, है ना। वी आर गोइंग टू बी चेंज्ड, है ना। हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने ऑफिसर से, इसलिए ये बदल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बदलें। थोड़ा सा और ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ा और सिविलाइज्ड हो जाए, है ना। बिहारी जो हमारा जो टैग लगता है ना, बिहारी टैग तो अच्छा बात है कि हमको बिहारी बोला जाता है क्योंकि हम बिहार से हैं, लेकिन बिहारी को एक नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारियों में ना बहुत ज़्यादा सिविक सेंस का ना बहुत ज़्यादा कमी होता है। कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी खा लेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को भी जैसे तैसे ताक देंगे। ये सब बंद करना पड़ेगा। जैसे ही बंद कर देंगे ना तो टोन और लैंग्वेज से बिहारी नहीं होता, वो तो हमारा प्राउड का चीज़ है ना। एक बार रवीश कुमार को मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि जब वो बिहार से जब दिल्ली गए थे तो एक ही चीज़ ले गए थे वो अपने साथ में, अपनी भाषा। तो अपना भाषा को लेकर कभी अशेम्ड नहीं होना है कि हाँ इसके लिए शर्म आ रही है। नहीं 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 नहीं, हरियाणा वाला कोर्ट को कोरट बोलता है, दिल्ली वाला कॉलोनी को कॉलोनी बोलता है, तो उसको शेम नहीं आ रहा है। और हम लोग कुछ अगर बोल दे रहे हैं तो उसमें शेम की क्या बात है भैया? कोई शेम की बात नहीं है। हम लोग को बस होना क्या है, थोड़ा सा सिविलाइज्ड और सिविक सेंस लाने की जरूरत है। रोड पे कम हॉर्न मारे, है ना, थोड़ा सेंसिबल बने, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझे, बस, ठीक है। तो ये मैं हूं बिहार, थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे जोश में आके, ठीक है। तो मैं हूं बिहार जो इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखिएगा, खुर्शीद अहमद के द्वारा चलाया जाता है। और वो किस चीज़ के लिए है? इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए। कौन कौन से सेक्टर में? हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। उनके द्वारा वही बोला गया कि लास्ट 5 साल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हेल्थ सेक्टर में, है ना। द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेस लाइक मेदांता, रुवन मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सब जो है, आप देखेंगे रुवन मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो पीएमसीएच के डॉक्टर का ही है, जो रोज वहाँ ओपीडी करते हैं, उन्हीं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी चल रहा है ना। तो आप एक तरफ से वो हिपोक्रेसी भी देख सकते हैं सिस्टम का, ठीक है। बट जो है उसी में आगे बढ़ना है। तो ये सब आपको पढ़ लिए, चैलेंजेस क्या है वो सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ एकदम डिस्कस किया हुआ है आपके लिए। ये पूरा डिटेल में हम नोट्स बना लिए हैं। बिहार वंस परसीव्ड एन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय विटनेस ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन एड्रेसिंग मेजर फॉर्म्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स, नोटेबल नेम्स ऑफ ब्रिटानिया, पेप्सिको, ताज होटल, है ना, मेदांता आर नाउ मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्रोड्स इनटू द स्टेट रिफ्लेक्टिंग इन न्यू। ये सब पढ़ लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है। रिलेवेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेट के लिए, मेजर इन्वेस्टमेंट क्या क्या हुआ है सीमेंट इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, हेल्थ केयर में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, तो लैंड बैंक बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया जा रहा है। एड्रेसिंग चैलेंजेस और कंसर्न में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, जो आपको बताया था ना, वीआईपी कल्चर क्या है, डिस्पाइट द पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब जैसे टाटा जैसी कंपनी आए और यहाँ के विधायक जी जाएंगे होटल में और बोलेंगे कि हमको 2 दिन के लिए फ्री में रहना है, पैसा ही नहीं देंगे, नहीं तो हम तुमको कल से बिजली कटवा देंगे, है ना, रोड खराब करवा देंगे। तो अब बताइए, जहाँ 5 स्टार होटल जा रही है वहाँ की सड़क एकदम चकाचक होनी चाहिए, वहाँ बिजली 24 आवर होना चाहिए, पानी अच्छे से मिलना चाहिए। अब वहाँ जाके क्या लोकल गूंस जो आएंगे और वो तंग करेंगे, तो वो क्या करेगी, अपना बोरिया बिस्तर लेके फिर निकल देगी कि नहीं, बिहार में 5 स्टार होटल तो यहाँ के लोग रहने ही लायक नहीं है। तो ये सब करेंगे तो वो क्या होगा कि वही बोला जा रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी चैलेंजेस जो कुछ है, जैसे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कि 5 स्टार होटल तो बन गया लेकिन वहाँ जाने का रास्ता ही टूटा हुआ है ना, रोज पावर कट हो जा रहा है ना। वीआईपी कल्चर है कि सीएम के ऑफिस से जाके ये रिक्वेस्ट जा रहा है कि 2 दिन के लिए हमारे मंत्री साहब हैं उनको फ्री में रखिए। तो भाई ये पैसा लगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जब उसको इनकम नहीं होगा तो आपके यहाँ क्यों रहेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ड्रेनेज इशू है कि पानी भर गया, 5 स्टार होटल में जाने के लिए तैर के जाना पड़ रहा है ना, स्टीमर से जाना पड़ रहा है। नीड फॉर द मोस्ट रोबस्ट सिंगल विंडो सिस्टम, है ना, कि जैसे आपको किसी भी चीज़ का क्लियरेंस लेने के लिए कि आप अपने 5 स्टार होटल में
खाने का व्यवस्था होगा, उसके लिए एफएसएसआई के पास जा रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट पे जा रहे हैं, तो आपको 10 दिन टहला रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, एक सिंगल विंडो होना चाहिए जो क्या करेगा, रोबस्ट करेगा सिस्टम को। इन्वेस्ट एंड रेज कंसर्न अबाउट द लैंड अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईलाइटिंग द नीड फॉर कंटिन्यूड रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें लेबर रिलेशन और इंसेंटिव की, तो concerned about potential labor unrest है and presence of trade union have been noted by investors. This is also a call for extended government incentives such as grants and subsidy देने की जरूरत है to support long term investment, है ना। अभी जैसे कोई भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना बहुत बड़ा पैसा लगता है, तो सरकार को थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा, है ना, इन द टर्म्स ऑफ लेबर रिलेशंस, इंसेंटिव देना पड़ेगा, लेबर फोर्स को भी हेल्प करना पड़ेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द कंक्लूजन्स। अब BCW बिट्स में आप क्या देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दिखेगा आपको कि 2016 से 22 में कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है ना, सेक्टोरल फोकस क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है A to Z। प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जयप्रभा मेदांता है, पेप्सिको है, ब्रिटानिया है, ताज सिटी सेंटर है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में देखेंगे तो मैं हूं बिहार, ये सब आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा नहीं तो इसको PDF रख लीजिएगा, बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और अभी जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे 69th का, उसमें भी ये सारा पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं फ्यूचर का इंडस्ट्री में। तो ये सब आप नाम बता सकते हैं कि सर इतना से इतना 16 से 22 में मात्र 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 22 से 24 के बीच में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारी फूड इंडस्ट्री आ गई है, हेल्थ सेक्टर में ऐसा जैसा PPP मॉडल पे काम कर रही है, सब आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा बुक का बारी। तो आपको पता है हिंदी मीडियम के लिए तर्कश आ गया है। आप अगर आपको एग्जाम का तैयारी तो करना ही है, तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये हिंदी माध्यम के लिए करेंट अफेयर है, और ये इंग्लिश का तर्कश है। उसका भी हमारा ये प्रैक्टिस बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको ऑर्डर करना है, गो इन आवर कमेंट सेक्शन, आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या तो हमारे वेबसाइट पर जाइए वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या तो नियरेस्ट बुक स्टॉल में भी जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं, है ना। मील का पत्थर जरूर साबित होगा, है ना, मार्क माई वर्ड, देन वी से इट वी मीन इट। ठीक है, उसके बाद अगला बस एक न्यूज, एक लाइन का न्यूज है क्या कि साउथ अफ्रीका में, है ना, सॉरी ब्राजील में क्या है, ब्राजील में जो है एक्स, जो कि पहले क्या था, ट्विटर, है ना, ट्विटर को कौन ले लिया, इलन मस्क, है ना, स्पेसएक्स वाला, टेस्ला वाला, है ना, वो उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है, बोला गया कि जो एक तो पहले वो जो एलन मस्क का थोड़ा बदतमीज आदमी है ना, अमीर आदमी भी है, सबसे सक्सेसफुल है, बेस्ट माइंड है, तो बदतमीज तो थोड़ा होना बनता है, वो बदतमीज है। तो वो क्या किया, वहाँ के जज वो बुलाया था उसको कि आओ कोर्ट में तुम बताओ, है ना, कि क्या क्या कर रहे हो। वो क्या किया कि उसके खिलाफ ही वो लिखने लगा और बोलने लगा कि वो जो है कि डिक्टेटर ऑफ द ब्राजील है, वहाँ का जो जज है, तो वो क्या कर दिया, बैन कर दिया। बस ये ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली आपसे पूछ देगा कि इन विच कंट्री ट्विटर इज बैंड और एक्स इज बैंड, तो आपको ध्यान रखना ब्राजील में। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लान फॉर द फार्म्स। आपको पता है कि कल 28,217 करोड़ का हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया, किसके लिए, DPI बनाने के लिए। DPI, है ना, क्या होता है DPI, होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस सेक्टर में, ओनली इन द फार्म सेक्टर। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या बनाते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें आपको पता होता है कि बुक सोर्स ये होगा, है ना, इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, PYQ इसी सब्जेक्ट का लगाना है। उसके बाद आप देखते होंगे कि ये कौन कौन सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आ रहा है ना, उसका वो तरीका क्या है, करंट अफेयर कौन कौन सा, तो इस तरीके से आप एक डेटाबेस बनाते हैं। उसी तरीके से इन फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, एक डेटाबेस बनाने के लिए सरकार बात कर रही है, जिसको बोला गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फार्म सेक्टर्स। वो क्या करेगी, सबसे पहले कितने किसान हैं, तो वो कैसे देखा जाएगा कि कितना ज़मीन है उसको डिजिटलाइज करेगी। उसके बाद वो कौन कौन सा ज़मीन जो है किस किस किसान के नाम पे है, जब ये पता चल जाएगा तो उसको ID बना दिया जाएगा। जब ID बन जाएगा तो कौन से खेत में वो उसकी मिट्टी किस तरीके की है, तो सॉइल का क्या किया जाएगा, सॉइल का प्रोफाइल मैपिंग किया जाएगा। जब सॉइल प्रोफाइल का मैपिंग हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसका कौन कौन सा जो फसल है वो उगाया जाता है, कौन कौन सा क्रॉप्स है वो उगाया जाता है, उसका एक डेटाबेस बनाया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट सजेशन देगी कि इस तरीके का सॉइल है ना, अगर एसिडिक है, बेसिक है, किसी चीज़ की कमी है, तो सरकार क्या करेगी, उसको AI के हेल्प से या फिर जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनके हेल्प से वो गवर्नमेंट क्या करेगी, सजेशन देगी कि इस तरीके के फील्ड में इस तरीके का आप क्रॉप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो मोटा माटी ये आपको समझ में आ गया। इसी में 3-4 पिलर है जो आपको समझना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें DPI मिशन की, तो DPI मिशन सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, 2,817 करोड़ का ये
प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, जिसमें से 1940 करोड़ जो है वो क्या करेगी, सेंटर देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बाकी का जो पैसा बचा 2817 में, जो बाकी का पैसा बचा वो स्टेट खुद खर्च करेगी, है ना। जैसे अब जितना भी स्टेट है तो सेंटर क्या कि एक यहाँ से गई तो सारे स्टेट्स में जाएंगे, तो बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा है वो आप खुद लगाइए, है ना। तो अगर टोटल खर्च 2817 करोड़ है, उसमें से 1940 करोड़ जो है वो सेंटर देगी, बाकी का जो रिमेनिंग है वो स्टेट खुद देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है क्या। तो बोला गया क्या कि ये मिशन जो है वो क्या है कि सेक्टर में सिमिलर टू द गवर्नमेंट फ्लैगशिप गवर्नेंस इनिशिएटिव इन अदर सेक्टर विच हैव अदर ईयर्स प्रोड्यूस्ड पाथ वेकिंग लाइक डिजिटल सोल्यूशन सच एज आधार, है ना, डिजी लॉकर जैसे हो गया, है ना, सब क्या है डेटा ही स्टोर करता है ना, आधार कार्ड हो गया, है ना, UIDAI, है ना, ये सब क्या क्या उसी तरीके से इसमें क्या क्या होगा, सब कुछ रहेगा। सोल्यूशन सच एज आधार होगा, डिजी लॉकर होगा, इसमें E-साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस होगा, UPI होगा ताकि आप फटाफट किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिपोर्ट होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो इसमें ना बोला गया कि 3 मेन कंपोनेंट है, क्या क्या है। पहला है एग्रीसैक, ठीक है, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसको हम DSS बोलते हैं, ठीक है, यहां पे सब लिखा हुआ है। तीसरा है सॉइल प्रोफाइल मैप, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल मैप, ठीक है, ये 3 चीज है। अगर इसको बात करेंगे, ये तीनों चीजें जो है इसका क्या है 3 पिलर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, फार्मर्स को अलाउ करेगा एक्सेस एंड अवेल ऑफ वेरियस सर्विसेज, जो उसको जो भी किसान भाई हैं हमारे उनको एक्सेस दिया जाएगा और उनको जो भी सर्विसेज है उनको आसानी से प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मिशन है वो ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्या बनाएगा, तो बोला जा रहा है कि एक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाएगा, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, है ना, DGCES, है ना, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि डिजिटल व्हाट इज DGCES, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सिस्टम, विच इज ये क्या है, एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। आपको बताया था ना कि हम लोग AI साइंटिस्ट वगैरह वगैरह के हेल्प से हम लोग अपने जो फार्मर्स हैं उनको क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे एस्टिमेशन कल्चरल प्रोडक्शन में। अब इसका बैकग्राउंड और फंडिंग में आपको बता ही दिए कि 2800 समथिंग करोड़ लग रहा है, जिसमें से 1940 करोड़ जो है वो कौन देगी, 1940 करोड़ सेंटर देगी, बाकी स्टेट को लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये बोला जा रहा है कि ये जो मिशन है वो 2021-22 में ही आना था, लेकिन कोविड के कारण ये डिले हो गया, ठीक है, तो अभी आया है। और बाकी ये हमेशा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने बोलते रहते हैं अपने स्पीच में, उसका तो बोला गया है कि MOU जो है वो साइन किया जा रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ। किसके साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज द प्रोसेस ऑफ साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्टेट ऑफ द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द DPI फॉर एग्रीकल्चर। 19 स्टेट्स आर लर्न टू हैव कम ऑन बोर्ड फॉर सो फार। अभी तक 19 स्टेट्स जो हैं वो आए हैं और वो चाह रहे हैं कि MOU साइन करने के लिए। अब ये जो 3 पिलर है मिशन का वो देख लेते हैं। एग्रीसैक, है ना, एग्रीसैक में क्या है, बोला गया है कि फार्मी सेंट्रिक DPI एग्रीसैक नाम ही क्या बोल रहा है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर का क्या बनाएंगे, स्टैक बनाएंगे, एग्री स्टैक। स्टैक क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से 4 बोरा जो रख दिया तो क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक स्टैक है। तो उसी तरीके से हम किस चीज़ का बनाएंगे, एग्रीकल्चर का स्टैक बनाएंगे, है ना, ये स्टैक बनाएंगे। तो वो क्या होगा, एक 3 फाउंडेशनल एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें डेटाबेस क्या किसका होगा, फार्मर का रजिस्ट्री का, जियो रेफर्ड विलेज मैप, हर एक गांव का जियो खेत के हिसाब से उसका मैप होगा, और क्या होगा, क्रॉप सोन रजिस्ट्री कि कौन से खेत में किस तरीके का क्रॉप का, है ना, सोइंग किया जा रहा है, बुआई किया जा रहा है। ऑल ऑफ विच बिकम क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट। जो भी बनेगा वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, स्टेट या तो UT गवर्नमेंट के द्वारा। जो बेसिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एग्री स्टैक के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जो भी पायलट बेसिस पे चल रहा है कुछ जगह पे। दूसरा, फार्मर रजिस्ट्री जो होगा उसमें क्या करेंगे, फार्मर को क्या करेगा, जैसे आधार कार्ड बनता है ना उसी तरीके का फार्मर का एक ID बनेगा, डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड, है ना, सिमिलर टू आधार कार्ड, विच विल लिंक टू डायनामिकली टू रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ लाइव स्टॉक, कि जो कोई किसान है तो वो कितने ये अनंत सिंह की भाषा में बोले तो माल रखा हुआ है ना, कितने जानवर वो उन्होंने रखा, लाइव स्टॉक, क्रॉप सोन, है ना, डेमोग्राफिक डिटेल, फैमिली डिटेल, स्कीम एंड बेनिफिट एक्सेट्रा, वो सब उसमें रहेगा, वो जो यूनिक आधार जो कार्ड मिलेगा उसमें, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ फार्मर ID हैव बीन कैरीड आउट इन 6 डिस्ट्रिक्ट। जो भी पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ चल रहा है, UP फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के वीड में, क्या हो रहा है ये बार बार, यमुनानगर के हरियाणा के यमुनानगर में, और पंजाब के फतेहगढ़ में, है ना, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में, और तमिलनाडु के बिरुद
बिरुधुनगर में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर बोला जाए तो बोला जा रहा है कि 11 करोड़ फार्मर को डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, जिसमें 6 करोड़ को है जो कवर किया जाएगा करेंटली इसी फाइनेंशियल ईयर में, और बाकी जो 3 करोड़ है वो अगले 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में कवर किया जाएगा। बाकी के जो दो करोड़ रिमेनिंग बचेंगे उनको 26-27 में कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा है वो क्या है, कृषि डीएसएस, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो क्या है, वो होगा अनवील्ड रिसेंटली विच विल क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशलिस्ट सिस्टम, है ना, उसको रिमोट सेंसिंग के हेल्थ के हिसाब से, मतलब आप ये समझिए जैसे अभी रोड्स जो हमारा गली होता है सबको मैप पे देख सकते हैं ना, उसी तरीके से खेत का भी क्या किया जाएगा, जियो स्पेशल सिस्टम के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, ये रिमोट सेंसिंग के हिसाब से जियो स्पेशल सिस्टम में लाएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया जाएगा, क्रॉप का, सॉइल का, वेदर का, वाटर रिसोर्सेज का, कि कब बारिश हो जाएगी, है ना, कब कैसा वेदर होगा, उस हिसाब से अपना क्रॉप सोइंग करिए, क्रॉप हार्वेस्टिंग करिए एक्सेट्रा। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉप मैप जनरेशन के द्वारा दिया जाएगा, है ना, जिसमें कि ड्राउट, फ्लड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, मॉडल बेस्ड यील्ड असेसमेंट एक्सेट्रा का भी किया जाएगा। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल मैप बनाया जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि जो स्केलिंग होगा वो 1:10,000 स्केल में होगा और 142 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड का प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, बाकी बोला जा रहा है जो DGCES जो है वो फोकस किस चीज़ पे करेगी, फोकस कौन से डेटा पे करेगी, तो बोला जा रहा है कि जो मिशन है वो एग्जिस्टिंग क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम पे ही काम करेगी, है ना, कि जो एग्जिस्टिंग क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम है किस चीज के लिए, टू मेक द डेटा मोर रोबस्ट एड्रेसिंग इन कंसर्न दैट समटाइम्स रेज्ड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एस्टिमेट। अभी आपको क्या पता है कि इंडिया में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, एक्यूरेटली नहीं पता होता है, लेकिन जब ये सारा सब कुछ कर देंगे तो हम इंडिया का जो एक्यूरेट प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसको हम निकाल सकते हैं, ताकि हम एग्जिस्टिंग क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बता सकें। ठीक है, अगर बात करें कि बेटर डेटा विल हेल्प गवर्नमेंट स्कीम्स सर्विस लाइक MSP, है ना, बेटर प्रोक्योरमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन इस इफेक्टिव वे में हम डेवलप कर पाएं, और क्या ट्रांसपेरेंट डेवलप सिस्टम फॉर द बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर और सोर्सेज का हम यूज कर पाएं, कि कौन सा स्टेट को ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा गरीब राज्य वहाँ सब्सिडी देना चाहिए एक्सेट्रा। ठीक है, उसका वो क्या बताया जा रहा है कि DGCES मतलब डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के द्वारा जो है बेस्ट क्या किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग डेटा लिया जाएगा और वहाँ का यील्ड निकाला जाएगा, और वो हेल्प क्या करेगी, एक्यूरेसी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट में। सेम चीज़ आपको बता दिए, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और अच्छा चीज़ भी है, सरकार के द्वारा एक अच्छा काम किया जा रहा है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो क्या है, इसी का वो जो नोट्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस आसान भाषा में और शॉर्ट करके लिखा हुआ है। उसका जो एक कटक का जो रावेंशॉ कॉलेज है उसका नाम बदलने का किसके द्वारा बोला गया है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के हैं, उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा बोला गया है। वो पर्सनली बिलीव करते हैं कि जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है ना, रावेंशॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कटक, है ना, कटक में जो कॉलेज है वो 156 ईयर्स ओल्ड है, तो बोलते हैं कि उसका नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ से ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की बू आती है ना, उनको लगता है कि ये ब्रिटिश ने बनाया है तो नाम बदल दो। ठीक है, जो बोला जा रहा है कि वो कब से है, 1866 से ही है, जिसमें वहाँ के एक से एक एलुमनाई हैं वहाँ के। हालांकि बोला जा रहा है कि जो थॉमस एडवर्ड रेवेंसो जो थे वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए थे उड़ीसा को, हिज प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड बाय एडवांसिंग द काउज ऑफ ओडिया लैंग्वेज। ओडिया लैंग्वेज के प्रमोशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। बात करें कि ये कॉलेज कब बना था, तो आपको ये बताया जा रहा है कि ना अंका दुबरी किस्या, है ना, उनको ये उनके बाद ये आए थे रेवेंसो। उसमें बहुत बड़ा ड्राउट आया था, उसमें 1865 में ये वहाँ के कमिश्नर बने थे, और कमिश्नर बनने के बाद वो क्या MOU साइन किए थे कि उड़ीसा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, है ना। उसका बोला गया कि उनको बोला गया कि अगर पब्लिक के थ्रू आप कंट्रीब्यूशन 10,000 का ले आते हैं तो आपको कॉलेज का अप्रूवल दिया जाएगा। तो बोला गया कि उस समय जो महाराजा थे मयूरभंज के कृष्णचंद्र भांजा देओ, उनके द्वारा 20,000 रुपये डोनेट कर दिया गया था, जिसके कारण सिग्निफिकेंटली द ग्रोथ एंड सस्टेनेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो बना। ठीक है, उसके बाद बात करें कि 1868 में कटक जिला स्कूल बनता है, बाद में यही क्या बनता है, रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल। डिग्री कॉलेज इसको 1876 में बनाया जाता है ना, जहां बहुत सारा चीज़ का पढ़ाई होता है, इंग्लिश, है ना, संस्कृत, पर्शियन, ये सब का, है ना। रेवेन्यू कॉलेज और रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल जो है सेपरेट हुआ 1904 में। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या क्या है, रेस कोर्स है, क्रिकेट फील्ड है ना। इसी कारण उसको क्या बोला जाता था, चक्रापद्या, है ना, चक्रापद्या एट द टाइम चोजन इन 1913। उसके बाद AM मिलवुड जो आए वो कौन थे, ये कॉलेज जो बिल्डिंग जो दिख रहा है सुंदर सा, उसके वो आर्किटेक्ट थे कौन, AM मिलवुड।
उड़ीसा जो है पहला यूनिवर्सिटी बनता है। उड़ीसा का पहला यूनिवर्सिटी जो उत्कल यूनिवर्सिटी है वो रेवेन्सा कॉलेज के कैंपस में ही बनता है, वहीं फंक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, रेवेन्सा कॉलेज। आपको ये बताना है कि अभी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, पहले हम क्या बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, MHRD, है ना। तो ये कब MHRD कब कन्वर्ट होकर बन गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको ये बताना है। इन विच ईयर MHRD ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कब से ने सरकार को बोला कि हम MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेंगे, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आपको देखेंगे ये ऐड है, क्या है, भारत इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या है, ग्लोबल एनर्जी फोरम है, जो जिसका टैगलाइन क्या है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और लाइफ। ठीक है, लाइफ आपको बताना है कि किस COP में मोदी जी दे के आए थे ज्ञान अपना। ठीक है, कहाँ होगा, ये होगा न्यू दिल्ली में 4 से 6 सितंबर के बीच में, द्वारका में। ठीक है, अब अगला जो है ये है फिर से एक जीत की, आपको मोटिवेशन के लिए हम ये लगाए हैं, सब आप जानते होंगे अंटिल को, है ना। सुमित अंटिल ने दोबारा फिर से गोल्ड जीता है, किस चीज़ में, जेवलिन थ्रो में। तो अगर हम बात करें शॉर्ट में जल्दी, तो सुमित अंटिल जो है ये बचपन से ही चाहते थे, ये लाइन जो है आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, कि इनकी माँ कहती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दोज नंबर्स बट आई नो दिस दैट हिज गोल्ड मेडल इज कंफर्म विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब भी घर आता है तो कहता है कि उसकी कंपटीशन खुद से ही है। ठीक है, तो आपका भी पेपर है, आपका भी एग्जाम है, तो आपका भी कंपटीशन किसी दूसरे से बाद में है, सबसे पहले आपका कंपटीशन किससे है, खुद से है। आपको बोलना है कि मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि जितना भी सीट्स आए उसमें जो एक है वो क्या होगा, आपका होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और करना क्या है, सिस्टम फाड़ना है, और क्या। ठीक है, तो मन से पढ़िए। सुमित अंटिल के बारे में बता जाए, इनका भी एक्सीडेंट हो गया था, ये पहले से हैंडीकैप्ड नहीं थे, इनका भी बाइक एक्सीडेंट हो गया था। ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे हालांकि, और रेसलिंग परस्यू करना चाहते थे, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट वो फिर भाला फेंक मतलब जैवलिन थ्रो करने लगे, और इनका जो रिकॉर्ड बना है 70.59 का, इनकी माँ कहती है कि अभी तक 9 फोटो लगा हुआ जो इनका रिकॉर्ड है, अब ये जो 10वां है जब आएगा तो वो भी लग जाएगा, है ना। कितना अच्छा बात है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे पैरा ओलंपिक्स की, तो 1961 में सबसे पहले हम पैरा ओलंपिक्स से पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद फिर हम 1984 से रेगुलरली पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। 2024 में जो हमारा अपीयरेंस है वो 30th अपीयरेंस है, और दुख की बात यह है कि हम लोग आज तक पैरा ओलंपिक्स, विंटर पैरा ओलंपिक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। अगर हम बात करें 2024 की समर पैरा ओलंपिक्स की, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हो रहा है, तो अभी तक 3 गोल्ड जीत चुके हैं, जिसमें अवनी लखेरा, नितेश जो अभी आपको बताएं जो IIT मंडी से हैं, और सुमित अंटिल जो जैवलिन थ्रो अभी आपको बताएं जो कहां से, हरियाणा से हैं। 5 सिल्वर हम लोग को आ गया, कौन कौन से, मनीष नरवाल जो शूटिंग में, निषाद कुमार हाई जंप में, योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो, है ना, ये फीमेल हैं, थुलासी मथी मुरुगेसन बैडमिंटन, है ना, नाम सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सुहास यशिराज आपको पता है ये IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, और वो बैडमिंटन खेलते हैं, उन्होंने फिर से इस बार सिल्वर जीता है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज में, तो लोग 5 मेडल 7, है ना। तो गब्बर पूछता है कि लोग 5 और मेडल 7 कैसे, तो जो प्रीतिपाल हैं उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 100 मीटर में और 200 मीटर में। मोना अग्रवाल शूटिंग में, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में, मनीषा रामादास बैडमिंटन और नित्या श्री शिवन बैडमिंटन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में शिकायत है कि हम अच्छा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, है ना। जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा ना, तब आप बताइएगा, तो आप सवाल बताइए, है ना। देखिए फिर से पूछा गया कि अग्निबाण के बारे में पढ़िए और बताइए कि अग्निबाण क्या है। कि एक DRDO के द्वारा इंडिजिनियसली बिल्ड रॉकेट है, ये पहला ऐसा रॉकेट है जो पूरा 3D के द्वारा उसका इंजन प्रिंट किया गया है, और क्या है, ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, और वो कैपेबल क्या है, पेलोड 30 किलो से 300 kg तक का लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए कैपेबल है। कौन सही है कौन गलत है, ऑप्शन में देख के बताइएगा। दूसरा सवाल क्या है कि कबली प्राइज जो है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस, न्यूरो साइंस, ऑल ऑफ द अबव, आप बताइएगा। बहुत अच्छा चीज है ये, है ना, बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, उसका प्लेसेस इन न्यूज में हम आज देखेंगे क्या, आज हम देखेंगे सूडान को। बोला जा रहा है सूडान में जो मोर देन 500 डे ऑफ वॉर, सूडान रील्स अंडर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सूडान में ना बहुत ज्यादा क्राइसिस है। सबका नजर किस पे है, इजराइल पे है। सबका नजर किस पे है, रशिया यूक्रेन पे है। सबका नजर किस पे है, गाजा पे है। लेकिन सूडान को क्या किया हुआ है, सब छोड़ा है। अगर आप देखेंगे अफ्रीका को ना, तो नेचर तो वहां लोग को मारता ही है, और बाकी ह्यूमन कन्फ्लिक्ट भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नरसंहार करने में लगे हुए हैं। ठीक है, 15,000 लोग है डाइड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। ठीक है, आप पढ़ नहीं पाएंगे इसको जब देखिएगा कि इकोनॉमिक रिपोर्ट के हिसाब से 6 से 10 मिलियन लोग पीपल को डाई इन स्टारवेशन, भूख से 2027 तक बोला जा रहा है इतने लोग मर जाएंगे। ऑनगोइंग फूड स्कैरसिटी, आपको कल बताए थे कि यहाँ पे क्या है, सोमालिया, वहाँ क्या है, बहुत बड़ा सूखा आया हुआ, जानवर को मार के खाना पड़ रहा है। ये है सूडान अफ्रीका में। ठीक है, तो अगर हम इसका बाउंड्री देखेंगे तो ये रेड सी से टच कर रहा है। ठीक है,
रेड सी से टच कर रहा है बाउंड्री। इसके अगल बगल का देखेंगे तो ये क्या है, हॉर्न अफ्रीका, अफ्रीका। इसमें क्या क्या आता है, सीड आ जाता है, सीड, SEED, सीड जिसको बोलते हैं। कौन कौन सा कंट्री, ये सोमालिया है ना। यहां पे देखेंगे तो जिबूती, इरिट्रिया एंड इथियोपिया, ये इथियोपिया, ये जिबूती है ना, ये जिबूती, और थक गए। ये फिर क्या है, ये है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। ये क्या है, ये है चैड, ये है लीबिया, ये है इजिप्ट। ये इसका क्या हो गया, नेबरिंग कंट्री। ये रेड सी, ऊपर मेडिटेरेनियन सी, इधर क्या है अटलांटिक सी, और ये इधर इंडियन ओशन। अगर हम ये बात करें यहाँ स्ट्रेट कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन, जो क्या करती है अरेबियन सी में, कौन सा है, गल्फ ऑफ एडन। और ये क्या है, ये रेड सी को कनेक्ट करती है। आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रेट है ये, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि सूडान का कैपिटल कहाँ है ना, कैपिटल ऑफ सूडान। ये तीनों चीज आप बताइएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम आ गया है। आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन उसको छोड़ना चाहिए और फोकस करना चाहिए किस चीज पे, पेपर पे। थैंक यू सो मच।